जो जो चैप्टर हम रिवाइज करा रहे हैं, हमने सारे चैप्टर्स ही रिवाइज करवाए, 1 to 6 करवाए, फिर उसके बाद 7, 8, 9 चैप्टर्स का रिवीजन हुआ, फिर उसके बाद 13, 14 आपकी 11, 13 एंड 14 का, अभी आज 15, 17 एंड 18 का रिवीजन हो रहा है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका क्या बताया जा रहा है आपको, उनका सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताया जा रहा है। जो जो रिवाइज करवा रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट ही है। ये जो रिवीजन की पीपीटी बनाई है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के ही बनाई है। तो लास्ट जो चैप्टर्स है उनका हम डिस्कस कर चुके। डायग्राम पूछ रहे अनुभव, डायग्राम्स भी अनुभव मैंने बताए थे आपको कि बायो के अंदर आपको डायग्राम्स बहुत सारे यूज करने होंगे, ठीक है ना। लास्ट क्लास अटेंड की थी अनुभव? अगर नहीं अटेंड की थी तो ड्राइव लिंक मैंने शेयर किया है, उस पर जाके देखो, ठीक है ना। आज रात को क्लास देखना, वहां पे मैंने बायो के एग्जाम में डायग्राम्स के सिग्निफिकेंस के ऊपर बात की है कि कैसे आप डायग्राम्स को पुट करके अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। चैप्टर 13 एंड 14, ओके, आई थिंक ये रात वाली क्लास थी, उसका भी मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है विभा, ठीक है। और जो मैंने नोट्स भेजे थे वो पढ़े आप लोगों ने? कोई डाउट है किसी को? हाँ बिल्कुल कवर हो जाएगा, अभी हम आज करने ही वाले हैं चैप्टर 15। हाँ डाउट पूछ रहे हैं शिवानी, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपका? जिसमें एक ओवा बड़ा होता है एक में छोटा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्या? मैम आ रही है। अच्छा शिवानी कह रही है मैम मेरा वॉइस नहीं आ रहा, ठीक है। तो शिवानी फिर हम एंड ऑफ द क्लास में आपके डाउट को लेते हैं, अभी मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, ठीक है। एंड ऑफ द क्लास में डाउट लेते हैं। ये कौन बच्चा है भाई जो क्लास के बीच में व्हाट्सएप चला रहा है? कौन बच्चा है ये जिसने अभी अभी मुझे मैसेज सेंड किया है व्हाट्सएप में? क्लास के बीच में नो व्हाट्सएप नो मैसेज, अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम चैप्टर रिवाइज करेंगे तो उसी पे फोकस करो। चलो लेट्स बिगिन द क्लास, ठीक है ना। कॉपी पेन एक साथ में लेके बैठो, फिर आप लोग बाद में भूल जाओगे कि मैंने क्या बताया था। फिर आप पूछोगे कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, मैम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो, मैम कहेंगे कि मैम ने बताया था, बच्चे कहेंगे मैम हमें याद नहीं आ रहा। बेटर है कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट होने वाला है। डन है? करें बिगिन? बोलो स्टार्ट करें, कोई डाउट नहीं है फिर? ये 5-10 मिनट की जो वार्तालाप करती हूँ ना मैं, ये ऐसे ही नहीं करती, इसका रीजन है। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो भाई, ठीक है। हम रिवर्स में चलेंगे, पहले चैप्टर 18, फिर 17 और फिर 15, 16 आई थिंक कट है सिलेबस में, हमारा राइट? यस मैम। चलो सो बिगिन क्लास। ओके, सो चैप्टर नेम इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्या इंपॉर्टेंट है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में? पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं टॉपिक्स की। देखो मैम आज कौन कौन से चैप्टर कराओगे आप? अभी लिख देते हैं दोबारा से, मैं वैसे मैं बता चुकी हूँ, बच्चा लेट ज्वाइन किया क्या आपने? यस मैम। चैप्टर 15, चैप्टर 17 और 18 आज रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। इन चैप्टर में हर एक चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है। और क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एन आंसर, कैसे आपको आंसर्स लिख के आने हैं। क्योंकि बेसिकली क्या कर रहे हो आप लोग, अब आप लोग सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो। अब अंतिम में आप लोगों ने एमसीक्यू वाले पेपर दिए ना ज्यादातर, इसलिए बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि आंसर कैसे लिखना है। यानी कि हम स्ट्रक्चर ऑफ आंसर पे बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर्स। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार क्लास होगी। और भी बातें मुझे आप लोगों से करनी है, तो हम पढ़ाई भी करेंगे और बातें भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि इन चैप्टर में। मैं बढ़िया हूँ वैभव, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आ जाएं और क्लास लेना शुरू करें, ठीक है। हम इन चैप्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो जो जनरली बच्चों को
करने में दिक्कत आती है और जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो कुछ कंसेप्चुअल बेस पे भी हम बातें करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम पहला चैप्टर में, चैप्टर 18 से स्टार्ट कर रही हूँ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। देखो अगर चैप्टर 18 की मैं बात करूं, अगर हम बात करें चैप्टर 18 की, तो चैप्टर 18 में क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप नहीं छोड़ के जा सकते। पहला क्वेश्चन 1 जहां से आ सकता है, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन various types of white blood cells. Comparison between various types of white blood cells. कौन बताने वाला है? हैंड रेज करो, मैं पूछूंगी आप लोगों से। जस्ट रेज योर हैंड्स कि कितने टाइप की WBC होती है। पहले ये बताओ कितने टाइप की WBC होती है। मैम 5। नहीं बच्चे, मैम आप जब 2। टाइप ऑफ WBC पूछे तो आप 5 नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे आप? 2 टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन। वेरी नाइस मोना, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है WBC? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? ग्रेन्युलोसाइट एंड एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स कौन बताएगा? अनुभव बताएंगे। मैम ओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। हाँ ठीक है, अभी अभी एक बच्ची बता रही, उसको लेट्स कंप्लीट। हाँ, कौन बता रहा था? ओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। योसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, वेरी और नाइस, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स। और कोई? और कौन बताएगा? आपका नाम क्या है बच्चा? अनुभव नाम से आ रही है जो बच्चा? मैम माहिका। माहिका, ओके फाइन, ठीक है। और कौन बताने वाला? साक्षी बताएंगी? साक्षी बताएंगी आगे का? वेरी नाइस, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब देखो जो बातें साक्षी ने बताई, माहिका ने बताई, वो बातें सबको पता है। तो आज की क्लास में मुद्दा ये नहीं है कि हमें पढ़ना ही है बस, नहीं, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ाई तो आती है 1 साल से। जो बच्चा 1 साल से नहीं पढ़ रहा वो 1 दिन में वैसे भी नहीं पढ़ सकता, और जो बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है उसे 1 दिन में पढ़ने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें बात ये करनी है कि हमें आंसर लिख के कैसे आना है, एक तो ये, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं कि हम उन्हें स्किप ना करके जाएं। अब चैप्टर 18 जब आप खोलते हो तो वहां पे स्टार्टिंग में यू हैव आरबीसीज, यू हैव प्लेटलेट्स, यू हैव WBCs, पर मैंने क्वेश्चन किसके ऊपर दिया? WBC में। तो इट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि आप आरबीसी छोड़ जाओ कोई बात नहीं, प्लेटलेट छोड़ जाओ कोई बात नहीं। ये छोड़ जाओ का मतलब क्या है कि पढ़ना नहीं है उनको, उनपे से क्वेश्चन ही नहीं आएगा? नहीं भाई, आ सकता है, बट अगर हम कंपेयर करेंगे तो 90% चांसेस है कि अगर ब्लड सेल पे क्वेश्चन आता है तो WBC पे आ सकता है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स मैं आज कराने वाली हूँ वो तो स्किप ही नहीं करने, और जो टॉपिक्स मैं आज नहीं करवाऊंगी उनका एक ओवरव्यू ले जाना कि थोड़ा सा आप देख गए कि उनमें से भी सवाल आए, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली बैठे हैं। एक रूल नंबर 1, स्टारमा करके एक रूल लिखो। देखो जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं ना, एक रूल लिख लो तुम, स्टारमा करके, रूल फॉर एनी सब्जेक्टिव पेपर, रूल फॉर एनी सब्जेक्टिव पेपर, डोंट लीव एनी क्वेश्चन एम्प्टी। खाली शीट नहीं छोड़ के आनी है किसी भी क्वेश्चन के लिए। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। नहीं आता तो भी नहीं छोड़ के आना है। नहीं आता, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, लेट सपोज आपसे पूछ लिया, लेट सपोज आपसे जो है सेल के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, किसी ऑर्गनली पे क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको उस ऑर्गनली के, मान लो किसी ऑर्गनली का स्ट्रक्चर पूछ लिया आपसे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आ गया सपोज, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, आपको नहीं पता उसमें क्रिस्टा होता है, आपको नहीं पता उसमें मैट्रिक्स होता है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको पता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, थोड़े फंक्शन जानते हो, आपको पता है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली है। सो राइट दैट थिंग। वर्स्ट सिनेरियो के लिए बता रही हूँ, गोल्डन रूल है। देखो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पूछा है, तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता, तुम्हें कुछ और ही पता है, तो नंबर तो कटने हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि खाली नहीं छोड़ के आना। तुम्हें पता नहीं लगता पर इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। मेरा एक रूल था, मैंने अभी तक जितने भी सब्जेक्टिव पेपर दिए, आई हैव नेवर लेफ्ट एनी क्वेश्चन। जो कंपल्सरी है वो करना ही है। समझ में आई ये बात सबको?
समझ में आई तो एक बार यस मैम या थम्स अप करके मुझे समझा दो कि हमें समझ में आ गई। ठीक है, हाँ। और जिसको शंका है कि मैम ऐसी कैसी बात हुई, स्ट्रक्चर पूछा है, फंक्शन क्यों लिखे आए हम, स्ट्रक्चर नहीं आता तो छोड़ के ही आएंगे ना मैम, जिसके मन में ऐसी शंका है वो क्लास के एंड में जरा मुझसे बात कर लेना। ठीक है, सो कंपैरिजन बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी बोल, अगर क्वेश्चन आया तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लिखा कैसे जाता है किसी क्वेश्चन को, कैसे लिखेंगे पहले? इंट्रोडक्शन फिर बॉडी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे पहले कल मैंने ये कल वाली क्लास में सॉरी जो भी हमारी लास्ट क्लास थी, मतलब उसमें मैंने बताया था, जिस बच्चे ने अटेंड की होगी उसे थोड़ा आइडिया होगा। वेरी नाइस, किसने बताया ये पॉइंट? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ इंट्रो में क्या स्टार्ट करोगे, क्या स्टार्ट करोगे? WBC के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखोगे पहले। देखो एक नॉर्मल बच्चा जो होगा, नॉर्मल मतलब जिसे स्ट्रक्चरिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, पता है ये जरूरी नहीं है, अगर आपसे वेरियस टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी पूछा और आप यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हो ना, तो भी नंबर तो मिलेगा आपको। लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया है कि दिस टाइम दे हैव बीन लाइक थ्रेटेंड, डराया गया आप लोगों को थोड़ा सा कि भाई पेपर में मार्किंग थोड़ी लीनियंट नहीं होगी, स्ट्रिक्ट होगी। तो कुछ बच्चों को तो भय है कि हम फेल ही ना हो जाएं। अवंती के बच्चों को भय नहीं होना चाहिए इस तरह का, ठीक है ना, दैट्स फॉर शो कि स्कूल से ज्यादा पढ़ाया आप लोगों ने। यस मैम। ये उस भय को दूर करने के लिए है कि बच्चा जब आंसर सिर्फ जानता नहीं है, उसे स्ट्रक्चर भी करना आता है, एग्जामिनर चाह के भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो पहले थोड़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिया। डब्ल्यूबीसी क्या है? बॉडी की डिफेंस सेल्स है। उसके बाद बॉडी में स्टार्ट करना है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, मैम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन वैरी करेगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है उन पे कोई कंक्लूजन नहीं बनता, कुछ क्वेश्चन है जिन पे बन जाता है। अब यहाँ डब्ल्यूबीसी वाले क्वेश्चन में कोई कंक्लूजन नहीं बनता कि ठीक है आपने टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बता दिया, ठीक है उसको एक्सप्लेन कर दिया आपने, लेकिन इसमें कंपैरिजन पूछा है तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? टेबुलर फॉर्म में। कैसे एक्सप्लेन करके आओगे? टेबुलर फॉर्म में, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। यहाँ पे पॉइंट्स लिखोगे कि भाई न्यूक्लियस कैसा होता है, शेप कैसी होती है, फंक्शन क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। अभी कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस के भी एग्जांपल कराऊंगी। बात आई समझ में? यस मैम। Yes. Next important topic. Next important topic in this chapter. Types of blood group. Types of, चलो ये वहीं लिखते हैं। Next important topic is types of blood group. ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाना है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पे? कैसा क्वेश्चन आएगा? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आने के चांसेस है, मतलब आ सकता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कि मदर का ब्लड ग्रुप है, मदर का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है, और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? या तो ये पूछ लिया, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन हो गया कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है, लेट सपोज है ए पॉजिटिव, तो ये किसको तो ब्लड डोनेट कर सकता है और ये किसका ब्लड रिसीव कर सकता है। और तीसरे टाइप का कैसे क्वेश्चन बनेगा? इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे टाइप का कैसा क्वेश्चन बनेगा? किस पे बनेगा? आइडिया है किसी को? एरिथ्रोब्लास्टोसिस पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पे क्वेश्चन बनेगा। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस पे हो सकता है क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ना बन के इनडायरेक्ट बन जाए। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा क्वेश्चन? मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग हैंड रेज करना जिसे समझ में आता है, जिसे समझ में आता है कि क्वेश्चन किस केस का पूछा गया है। एक मदर है, ठीक है, और मदर के सेकंड डिलीवरी के बाद जो बेबी रिप्रोड्यूस होता है, ही फेसेस अ कंडीशन ऑफ एनीमिया। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज इट सो, एक्सप्लेन द फिनोमेना। इरिथ्रोब्लास्टोसिस ओके, बहुत बच्चों ने हैंड भी रेज किया। छाया, शिवानी, अंजलि,
सोनी, पारुल, सुहाना, मीनू, चंचल, लावण्या, वेरी नाइस। सब पता है ये जो भी बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं? सर्वेश, अनीता। अच्छा चलो सर्वेश बताएंगे मेरे को। एक बच्ची तो ऑलरेडी अनीता आई थिंक बता चुकी है। यस यस मैम। क्या? हाँ जी मैम इसमें ब्लड ग्रुप जो दूसरी डिलीवरी के बाद होता है वो सेम नहीं होता है, जिससे कि उसके जो वो होते हैं एंड वो जिसकी ए ब्लड ग्रुप पे बी नहीं जा सकता, वह वो मिक्स हो जाता है बेबी का ब्लड। डॉट डॉट्स है, डॉट है। सर्वेश कुछ डॉट्स पुट कर रहे हैं कि ब्लड मिक्स हो जाता है। या सर और क्या उसको प्रिवेंट बोला करने के लिए आपने? रोगम नाम की वैक्सीन लगती है। नहीं, अभी वैक्सीन से पहले, ब्लड मिक्स से पहले जो 2-3 पॉइंट्स और बोले वो और Yes, बोलो, ma'am. फिर एक और बच्चे से हम कनेक्ट करवाएंगे। और क्या पॉइंट बोला आपने? ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए होता है किसी का? Yes, अगर ma'am. उसका जो एंटी वो होता है एंटीजन। लेट्स सपोज हमारे पास हमारी मदर जो है वो ए पॉजिटिव है, यस मैम। ठीक है? लेकिन जो चाइल्ड है उसका दूसरा है, बी है जैसे। चाइल्ड का आप कह रहे हाँ हैं बी है, हाँ, और अगर बी ये पॉजिटिव और बी नेगेटिव। यस, बी पॉजिटिव है बोलना चाह रहे हो आप कि बी नेगेटिव? बी पॉजिटिव मैम। बी पॉजिटिव, ठीक है। अभी आंसर करेंगी हमें मीनू, आंसर करेंगी मीनू, आंसर करेंगी मीनू। जो अभी सर्वेश ने बताया है वो आपको ठीक लग रहा है? आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे? क्या प्रोसेस हो रहा है इधर? बच्चे को एनीमिया है, एनीमिया कैसे हुआ बच्चे को? सेकंड बॉर्न बेबी है और उसको एनीमिया है, दैट मीन्स उसमें ब्लड की कमी है। मीनू आंसर नहीं दे रही हैं तो कोई बात नहीं, अंजलि बताएंगी। अंजलि आप बताएंगी? मैम जो मदर है वो नेगेटिव है और जो चाइल्ड है वो पॉजिटिव है, पर जब मैम यानी कि अंजलि ने ऐसा केस बोला है, राइट? यस मैम, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे भी यही केस था, सेकंड के भी टाइम पे यही केस था, एंड फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे तो बच्चे को कुछ नहीं हुआ, पर जो बच्चे का ब्लड था वो मदर के साथ मिक्स हो गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली थी, और सेकंड डिलीवरी के टाइम पे वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू पास हो गई, जिसकी वजह से बच्चे का ब्लड जो है वो टूटने लगा और उसको एनीमिया हो गया। वेरी नाइस, बहुत हद तक अंजलि ने बहुत हद तक सही बताया है। सर्वेश आपने बात नोटिस करा थोड़ा सा कि ब्लड जो है वो मिक्स क्यों हो रहा है, आपको ये बताना होगा। अच्छा, एक पॉइंट जो मिस किया अंजलि ने वो क्या है? कोई पॉइंट करेगा? एक पॉइंट मिस किया अंजलि ने। शी सेड कि फर्स्ट जब बोर्न हो रहा है बेबी, वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उसकी, उस टाइम ब्लड मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन सेकंड टाइम पे ब्लड मिक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में जो बैरियर है, हाँ बताएगा कोई? मैम तब जो मैम बर्थ हुआ था तो मैम वहाँ जो बेबी है वो प्लेसेंटा के थ्रू उसने कुछ अपनी एंटीबॉडीज मदर के फिटालिस मतलब फॉर्म में छोड़ा था, जिसकी वजह से ये आगे चल के हुआ सेकंड, जिसकी वजह से क्या हुआ? मदर का इम्यून सिस्टम क्या हो गया? उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि एक दूसरे एंटीजन का ब्लड ग्रुप उसके मदर की बॉडी में एंटर कर चुका है। तो मदर का इम्यून सिस्टम क्या हो गया? एक्टिव हो गया, और मदर के इम्यून सिस्टम ने उस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली। अब नेक्स्ट टाइम जब बेबी कोई आएगा यूट्रस में, जब नेक्स्ट टाइम कोई बेबी आएगा तो वो एंटीबॉडी मदर के ब्लड में अब है, तो वो अगर चाइल्ड के ब्लड तक चली जाएंगी तो चाइल्ड के ब्लड को क्या करने लग जाएंगी? डिग्रेड करने लग जाएंगी, कोएगुलेट करने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अच्छा, इधर क्या करेंगे? इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, कोई ब्लड ग्रुप देके आपसे पूछ ले ये किसको डोनेट कर सकता है, ये किसको रिसीव कर सकता है, तो क्या लिखेंगे? कौन बताएगा? ए पॉजिटिव को कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? सारे पॉसिबिलिटीज बताने हैं, कौन कौन इसे ब्लड दे सकता है। ए एंड ओ पॉजिटिव विद आरएच एंटीजन बताओ। ए पॉजिटिव दे सकता है ए पॉजिटिव को? यस मैम। ए नेगेटिव दे सकता है? नो मैम। यस यस ए नेगेटिव दे सकता है ना, क्योंकि ए नेगेटिव के Yes, पास क्या ma'am. क्या नहीं है? मैम एंटीजन ही नहीं है। एंटीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ ए नेगेटिव लिख दूं तो ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव दे सकता है ब्लड ग्रुप? नो मैम नहीं दे सकता। कोई बच्चा ऐसा जिसे इस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, बिंदास पूछो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना।
ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकता। ये बात सबको समझ आती है? मैं मान के चल रही हूँ, फिर आती है। और कौन दे सकता है ए पॉजिटिव को ब्लड? हमको ओ पॉजिटिव, ओ मैम नेगेटिव। ओ नेगेटिव। वेरी नाइस। किसने आंसर दिया है ओ नेगेटिव? नाम लेंगे ना? सर्वेश। सर्वेश, बहुत अच्छा बच्चे। ओ नेगेटिव दे सकता है, ओ पॉजिटिव नहीं। बच्चे हमेशा ध्यान रखना, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? ये RH एंटीजन है, ठीक है? तो भाई ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है उसके पास, ठीक है, उस ओ है मतलब उसके पास ए बी में कोई एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, लेकिन उसके पास RH एंटीजन तो है ना। क्लियर है? तो ए पॉजिटिव सारे लोग ब्लड दे सकते हैं। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, कैसे करेंगे? ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप कौन बताएगा? क्या क्या जीनोटाइप है ब्लड ग्रुप ए के? आपको सारे ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप याद होने चाहिए। एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, यस मैम। कंप्लीट लर्न होनी चाहिए। दिस इज द जीनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ए एंड दिस आर द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ बी। ठीक है, अब बोला मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो मदर का ब्लड ग्रुप ए बोल दिया आपको, यानी कि फिनोटाइप पता है। आप फिनोटाइप जीनोटाइप समझते हो ना? फिनोटाइप जो बाहर से दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटाइप उस फिजिकल अपीयरेंस के पीछे छिपी जेनेटिक कंपोजिशन, दैट इज जीनोटाइप। तो बाहर से आरबीसी दिख रही है ए, अंदर से जेनेटिक कंपोजिशन कुछ भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी है। तो हम दोनों केस से बनाएंगे। पहले आई ए को क्रॉस करवाएंगे आई बी के साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी आई ए का क्रॉस होगा आई बी स्मॉल आई के साथ। तीसरी पॉसिबिलिटी आई ए स्मॉल आई का क्रॉस होगा आई बी के साथ। और चौथी पॉसिबिलिटी आई ए कौन सी बच गई बताओ? आई ए स्मॉल आई। बोला पार्टिसिपेट करो बच्चों, तभी लर्न होगा। ये क्लास लर्निंग के लिए चल रही है। ये चार बी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या स्टार्ट होता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर स्टार्ट हो जाता है, ब्लड की बात हो गई, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हार्ट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट। हार्ट में क्या पूछेंगे आपसे? हार्ट की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? ये यही क्लास में लर्न कर जाओ। मैं नहीं चाहती कि क्लास में भी लर्न करना पड़ रहा है और फिर घर जाके तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़े। यहीं पे लर्न होना जाना चाहिए ये जो मैं बता रही हूं। देखो बताओ, राइट वेंट्रिकल से जो नलकी निकली, उस नलकी का नाम बोलो भाई। आर्टरीज। ओर्टा। राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट, अरे यार लेफ्ट है बच्चे इधर। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो नलकी निकली उसका नाम ऑर्टा। राइट वेंट्रिकल से जो निकला वो वेना कावा। वेना कावा। राइट वेंट्रिकल से वेना कावा निकलती है। मैम पल्मोनरी आर्टरी। वेरी नाइस। वेना कावा किसने बोला था? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, इस डायग्राम पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। कौन सा? डबल सर्कुलेशन। स्टामा कर लो इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक में मेंशन कर लो। तो अभी तक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, वेरी हाई चांसेस आने के, तीनों में से कोई एक तो आएगा ही। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन आता है, ये फिगर, ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है। ऊपर यहाँ पे फेफड़े बनाने हैं, नीचे यहाँ पे बॉडी बनानी है, बीच में हार्ट बनाना है और डबल सर्कुलेशन दिखा के आना है। कोई भी बच्चा डबल सर्कुलेशन के क्वेश्चन में विदाउट डायग्राम वापस मत आना।
ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने को तैयार हूँ, पर तुम बिना डायग्राम के घर मत लौटना डबल सर्कुलेशन के क्वेश्चन में, क्योंकि डायग्राम वुड बी वेरी इफेक्टिव। तुम्हें चाहे आता हो, तुम चाहे कितना ही सुंदर लिखे हो, जो बच्चे डायग्राम बना के आए उसे 1 नंबर एक्स्ट्रा पक्का मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखानी है तुमको, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से कहाँ गई, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से गई लंग्स में। कैसा ब्लड लेके गई, कैसा ब्लड लेके गई लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। जो बच्चे बोल नहीं रहे, मैं मान के चल रही हूँ उनको भी पता है, नहीं पता तो पूछो बच्चे या फिर याद कर लो। देखो, दिल से जो ब्लड फेफड़ों में जाएगा वो क्यों जा रहा है, लंग्स के पास ब्लड क्यों जाता है, ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है। यानी कि जिस वक्त वो जा रहा है उस वक्त तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, फिर वो लंग्स के पास गया और उसने ऑक्सीजन ली, और ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या बन गया, ऑक्सीजन लेने के बाद वो बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ऑक्सीजन लेने के बाद क्या बन गया वो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन लेके कहाँ आया, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरी आया। इस नलकी का नाम बताओ, पल्मोनरी वेन। वेरी नाइस, पल्मोनरी वेन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में। ऐसे दिमाग नहीं लगाना कि इसमें ऑक्सीजन था कि इसमें ऑक्सीजन था, कंफ्यूजन है ही नहीं। आर्टरी हमेशा वो होती है अवे फ्रॉम द हार्ट। जो फ्रॉम द हार्ट, वेरी नाइस भाई पारुल, बहुत बढ़िया। और वेन कौन होती है, जो टू द हार्ट आए। ये एक फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले को जिसने लर्न कर रखा है उसे कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, राइट आर्टरिया में क्या जा रहा है, राइट आर्टरिया में जा रही, जो तुम नाम ले रहे थे ना, वेना कैवा और सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना कैवा, वेरी नाइस। कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ये होगा क्लियर। ठीक है, उसके बाद ओर्टा, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट लेफ्ट ओर्ट्रिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट लेफ्ट ऑर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसे पंप किया ओर्टा के थ्रू एंड इट कम्स टू द बॉडी। और बॉडी, हाँ पूछो बेटा, डाउट पूछो। मैम, जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन से डायरेक्ट लेफ्ट एंट्रियम में आ रहा है ना? बिल्कुल, पल्मोनरी वेन से लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ओके मैम। ठीक है, दिस इज डबल सर्कुलेशन। फिगर के थ्रू दिखा के आना है। डबल इसलिए बोला, एक देखो तुम्हें दिख रहा है ऊपर चल रहा है, एक सर्कुलेशन नीचे चल रहा है, तो कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इंट्रो में डेफिनेशन, बॉडी में एक्सप्लेनेशन प्लस डायग्राम, एंड कंक्लूजन में यू कैन ड्रॉ अ लाइन कि दिस इज अ फिनोमेना which makes us more efficient and which make us more advanced animal। सब में नहीं होता डबल सर्कुलेशन। तुमने एम्फीबिया भी पढ़ा है, फ्रॉग में सर्कुलेशन पढ़ा है, फिशेस में भी सर्कुलेशन पढ़ा है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन एक एडवांस करेक्टर है। तो ये कुछ छोटी छोटी लाइनें होती हैं कि जो एग्जामिनर को ये दर्शाती है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो कितना एकदम मजबूत है, उसे धरातल पता है, उसे एकदम चीजों को लिंक करना आता है। कि डबल सर्कुलेशन को जब तुमने इवोल्यूशनरी लीनिएज से लिंक करके ये बता दिया कि हम एडवांस है, ये हमारा एक फीचर है, तो सोचो ब्राउनी पॉइंट्स तो मिलते हैं ऐसे लिखने से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लिख रखा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक साइकिल। क्या ड्यूरेशन होती है कार्डियक साइकिल की? 0.8। वेरी नाइस, 0.8 सेकेंड। क्या है कार्डियक साइकिल? सिस्टोल एंड डायस्टोल। लावण्या ने बताया। मैं ना तुम्हारे नाम कई बार मिस हो जाते हैं, देख नहीं पाती। लक्की नाम से कौन बच्ची है ये? नीतू। अच्छा नीतू, ओके नीतू, आप लक्की के नाम से आए हो। ठीक है, बिल्कुल। सिस्टोल और डायस्टोल होता है, बताओ किसका सिस्टोल कितनी देर होता है, किसका डायस्टोल कितनी देर होता है? अच्छा, इसमें जो क्लास में मैंने इसमें फिगर बनवाया था, किस किस को याद है, हैंड रेज करो। कार्डियक साइकिल के लिए मैंने एक फिगर बनवाया था जो एनसीईआरटी में नहीं है।
बच्चों ने हैंड रेज किया है। भूमि को याद है, पारुल को याद है, नीतू को याद है, मोना को है, शिवानी, छाया और अंजलि और चंचल और बाकी के सब बच्चे। पूरी क्लास का हैंड रेज होना चाहिए था यार, भूल गए? चक्कर व्यू बना के दिखाया था तुम लोगों को। पूरी क्लास का हैंड रेज होना चाहिए था। लोअर डाउन मत करो हैंड, जिसने रेज किया है वो लोअर डाउन मत करो, मैं देखूंगी क्योंकि किसे किसे याद है। ये बनाया था मैंने फिगर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे 0.8 सेकंड की साइकिल बनाई थी। याद करो बालकों, क्या यूट्यूब नहीं देखा तुमने? अब तक तो मैम के व्यूज बढ़ा देने चाहिए थे तुम लोगों को। क्या दुश्मनी है? कि कोई कट्टर दुश्मनी है कि मैम हम आपके व्यूज नहीं बढ़ाने वाले? हम भूल गए हैं कि यूट्यूब पे आपकी वीडियोस भी डली हुई हैं। चलो, ये डायग्राम मैंने बनवाया था, तुम जाओ तो देख सकते हो क्लास में जाके। इसको पढ़ के जाना, कार्डिक साइकिल वाला वो पोर्शन, चाहे तुम यूट्यूब की वीडियो से रिवाइज करो, चाहे जो मैंने जो शीट में नोट्स डाल रखे हैं उसके थ्रू रिवाइज करो। कार्डिक साइकिल पे क्वेश्चन आएगा, तुम ये वाला डायग्राम बना के आओगे, ठीक है? लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिखा ना, बताया ना मैम को कि भाई बाहर की तरफ जो मैडम मैंने दिखाया है वो क्या है, अंदर की तरफ जो मैंने दिखाया है वो क्या है, ठीक है ना? शेडेड पोर्शन, कौन सा पोर्शन मेरा सिस्टोल दिखाता है, कौन सा डायस्टोल दिखाता है, ये सब बात बताया ना। क्या होता है इसमें? 0.1 सेकंड के लिए पहले आर्टरिया का बोलो भाई, सिस्टोल, वेरी नाइस, सॉरी। उसके बाद मैम सारा ब्लड वेंट्रिकल में सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है? आर्टरिया ने सिस्टोल किया 0.1 सेकंड, उसके बाद आर्टरिया किसमें चला गया? 0.7 सेकंड के लिए डायस्टोल में। वेंट्रिकल ने कितनी देर सिस्टोल किया? 0.3 सेकंड। वेरी नाइस, 0.3 सेकंड वेंट्रिकल ने क्या किया? सिस्टोल किया। और कितना? 0.5 सेकंड वेंट्रिकल ने डायस्टोल किया। तो ये चीजें बस लिखे आना। कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे ही रखी है, सिंपल वो डेफिनेशन, उसका ड्यूरेशन, कितना सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है, प्लस डायग्राम। कुछ बचा ही नहीं नंबर काटने लायक, ठीक है? 1 मार्क क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कितना है कार्डिक आउटपुट, कितना लिखूं? 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर, बिल्कुल सही। और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, ठीक है? इनका डेफिनेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी में क्या लिखोगे? ईसीजी में ईसीजी का डायग्राम बनाओगे। ईसीजी के डायग्राम के बारे में पता है ना? यस मैम। ठीक है, पी वेव, उसके बाद क्यूआरएस वेव, उसके बाद टी वेव। ठीक है? इन सब का मतलब पता होना चाहिए। पी वेव क्या शो करती है, क्यूआरएस वेव क्या शो करती है, टी वेव क्या शो करती है। पी वेव क्या शो कर रही है बताओ? मैम आर्टेरियल का डिपोलराइजेशन। वेरी नाइस। और ये फिर वेंट्रिकल का, ठीक है? और टी वेव क्या शो करती है? वापस से रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन शो करती है, ठीक है? सो ईसीजी इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते जा रहे हो ना तुम? अभी तक कितने बता दिए मैंने? 5 बता दिए शायद। अच्छा, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने टेबुलर फॉर्म में डाला है, इसको एक बार देख लेना। ये शीट जब मैं भेजू तो इसको भी देख लेना, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ। ब्लड और लिम्फ में 1% अगर तुम्हें कंपैरिजन आ जाए तो, और लिम्फ का डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए। लिम्फ को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है? सो दिस वाज अबाउट योर, देखो कार्डिक साइकिल पे लॉन्ग क्वेश्चन एक लिख के दिखा रखा है इधर, तो आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। लेकिन पता है अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखे आओगे ना, सिर्फ ऐसे लंबी चौड़ी राम कहानी, तो एग्जामिनर बोर हो जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक की क्या है अच्छे मार्क्स फैच करने की? पॉइंट्स कौन बताएगा? क्या क्या बताया था मैंने? में लिखना है। पॉइंट्स में लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करके लिखना है, चार्ट्स डालनी है, वेरी नाइस, टेबल्स डालनी है। मतलब तुम्हें एग्जामिनर का काम, तुम्हारा मोटो क्या होना चाहिए
कि भाई एग्जामिनर को मुश्किल ना हो, एग्जामिनर के काम को आसान बनाना है, ठीक है, उसके काम को आसान बनाना है, उसके सर पे ऐसा बोझ नहीं होना चाहिए कि वो मुझे इतनी सारी कॉपीज चेक करनी है, तो उसे बड़ा बड़ा पढ़ने में ऐसे मुश्किल आएगी। तो जो बच्चा इसी चीज को डायग्राम के थ्रू दिखाएगा, फिर नीचे डायग्राम को एक्सप्लेन कर देगा कि मैंने अपने डायग्राम में ये वेंट्रिकल सिस्टोल दिखाया, ये आर्टेरियल सिस्टोल दिखाया, ज्यादा खुश होगा एग्जामिनर उससे, और एग्जामिनर खुश तो नंबर बढ़िया देगा। नहीं होता कि कोई टीचर चिढ़ जाता है, उस बच्चे के नंबर काट लेता है, भाई इतनी तो पॉलिटिक्स समझा करो तुम, होता है कि नहीं होता ऐसा? यस किसी मैम। बच्चे से कोई टीचर चिढ़ गया तो कई बार होता है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वो दिमाग में हो ही जाता है। वैसे तो टीचर फेयर होता है, पर फिर भी कई बार, कुछ केसेस में बोल रही हूं मैं, नॉट इन एवरी केस, ठीक है। तो वही है कि आपके शीट देख के एकदम एग्जामिनर को लगे कि वाह भाई बच्चे ने क्या लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर 17। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें? सबसे पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी सिंपल सिंपल आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, नथिंग मच। ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, इसमें मतलब कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन सबको पता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थोड़े कंसेप्चुअल पॉइंट्स है वो क्या है, लास्ट में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व आता है वो इंपॉर्टेंट है, एक तो लिख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाल लो। लास्ट का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है वो इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने सबसे पहले क्यों लिखा, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक है पर इसे सबसे पहले क्यों लिखा, इट इज अ बिट कंसेप्चुअल टॉपिक, पता है ना आपको। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व क्या शो करता है कि कितने परसेंट ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया। एक हीमोग्लोबिन, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स विद हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4। वेरी नाइस, हु सेड? सर्वेश। सर्वेश, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कितने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व क्या दिखाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व यही दिखाता है कि आपका 50% हीमोग्लोबिन जहां पे सैचुरेट हो जाए, जिस ऑक्सीजन के जिस पार्शियल प्रेशर पे, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन के जिस पार्शियल प्रेशर पे आपका 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उस टर्म, उसको एक टर्म दिया गया है, क्या बोलते हैं उसे, P50। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व का आपको सिग्निफिकेंस बताते थे क्या लिखना है, जब आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सिग्निफिकेंस लिखोगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व से हमें पता चलता है कि भाई कितनी एफिशिएंसी है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, अभी हम जो शुरू का पार्ट है वो कवर करेंगे, एक बार मैं इसलिए कर रही हूँ लास्ट में क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो इसको लास्ट की जगह इसको पहले कवर कर लेते हैं क्योंकि कंसेप्चुअल है। इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेगा, चलो मैं पूछती हूँ, जिसको आए वो हैंड रेज करना। एक पर्सन है जो हिली एरियाज में जा रहा है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक पर्सन जो कि अपनी डेली लाइफ में लैंड पे रहता है, ठीक है ना, मतलब नदरन इंडिया पार्ट्स में रहता है, सॉरी जो मिडल इंडिया पार्ट्स हैं, यूपी मध्य प्रदेश जैसे रीजन से बिलोंग करता है, और उसके बाद वो सडनली किसी कारणवश हिली एरियाज की तरफ मूव करता है। तो उस सिनेरियो में जब एक पर्सन हिली एरियाज में मूव करता है या हाइट्स पे पहाड़ वगैरह चढ़ता है, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उस सिनेरियो में उसके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सप्लेन करे और ड्रॉ करे। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएगा कोई? मैम उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाएगी। वेरी और नाइस, कौन बता रहा है? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल बोलते जाइए। और मैम पीएच ज्यादा हो जाएगा आई थिंक। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी डिक्रीजेस, ठीक है, पीएच वाले पॉइंट पे भी आते हैं, पहले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी डिक्रीजेस, बिल्कुल सही। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी डिक्रीज करेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व कैसे शिफ्ट करेगा, राइट हैंड की तरफ, मतलब राइट की तरफ। ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जब आप ऊपर जा रहे हो तो ऑक्सीजन
पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो पहले जो 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के इस पार्शियल प्रेशर पे सैचुरेट हो जाता था, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। मान लो जब वो बंदा जमीन पे रहता था, लैंड्स वाले एरियाज में रहता था, वहां पे ऑक्सीजन खूब सारी थी, ठीक है। तो मान लो कि ये एक्स है, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ कुछ एक्स पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे, इसको एक मैं कुछ यूनिट दे देती हूँ, लेट्स सपोज 20 मिली पास्कल ऑक्सीजन पे मान लो 50% हीमोग्लोबिन जो है सैचुरेट हो गया, मतलब 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। लेकिन जब वो ऊंचाई पे गया, हिली एरियाज में गया, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, कम है। तो उतनी ही मात्रा के हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम है ना। तो एक हायर अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर उसे चाहेगा सेम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को क्या करने के लिए, सैचुरेट करने के लिए। तो नीट पे भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं, और अगर आपका पेपर अच्छे लेवल का आया तो स्कूल में भी क्वेश्चन बन के आएगा कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो P50 पे क्या फर्क पड़ता है। P50 इंक्रीजेस और P50 डिक्रीजेस। P50 इंक्रीजेस मतलब वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिसपे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है, वो पार्शियल प्रेशर अब बढ़ गया, ठीक है। पीएच का पॉइंट और बताएंगे, पीएच के पॉइंट भी इससे कैसे रिलेट करें। एनवायरमेंट में जब CO2 ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, अच्छा मेरे को ये बात बताओ कि जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बॉडी सेल के पास गया और बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन दे दिया, उस टाइम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है और CO2 बॉडी सेल से निकल के कहां गई, ब्लड में गई, और फिर वो CO2 कुछ प्लाज्मा में है, कुछ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो गई। उस टाइम पे H+ का कंसेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। When CO2 exchange from body cells to blood vessels, उस समय पे H+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल। तो पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तब पीएच, जब ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो पीएच इंक्रीज होगा, जब CO2 इंक्रीज होगा तब पीएच डिक्रीज होगा। जब ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा, जब CO2 इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आप मसल्स के बारे में लिखोगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पता है सबको, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो पहले इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म लिखना है, बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज होता है, आप ये हेडिंग डाल के लिख के आओगे तो आंसर और अच्छा लगेगा, लिखे आना चाहिए। अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे क्वेश्चन आया, लेट सपोज आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे क्वेश्चन आया मान लो, ठीक है। तो पहले आपने ब्रीथिंग बता दिया कि ब्रीथिंग क्या होता है, लेट सपोज आपने ब्रीथिंग के बारे में बता दिया, आपने बता दिया कि ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। उसके बाद क्या करा, उसके बाद बता दिया कि इंस्पिरेशन में कौन सी मसल्स का यूज हो रहा है, बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है इंस्पिरेशन के लिए, जब क्या हो गया हमारा वॉल्यूम इनसाइड थोरासिक चैम्बर, वॉल्यूम इनसाइड थोरासिक चैम्बर इंक्रीजेस और प्रेशर क्या हो गया, इसके परिणाम स्वरूप प्रेशर हो गया डिक्रीजेस। सो एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर दैट इज इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में तो प्रेशर हाई है एयर का, और थोरासिक चैम्बर में प्रेशर क्या कर लिया, कम कर लिया। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, यानी बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है। उसके बाद फिर एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ
प्रेशर इज डिक्रीज इनसाइड द थोरैसिक चैम्बर। तो हाउ जब बता रहे हो तब बता दिया कि भाई मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स कैसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो गया, उसके बाद मसल्स का रोल दिख दिया। क्लियर है? इसी तरह से एक्सपिरेशन का बताया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोड्स ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट। CO2 ट्रांसपोर्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहीं से इसी से रिलेटेड हम क्या पढ़ते हैं, बोस इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, बोस इफेक्ट। तो CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो रही है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में हो रही है कुछ CO2 ट्रांसपोर्ट, कुछ CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड है और कुछ बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट HCO3-। अभी अभी आपने बोला कि जब CO2 ब्लड में आएगी तो H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 ने क्या बना लिया, बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन कैसे प्रेजेंट रहता है, H+ और CO3- की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? डिसॉल्व्ड CO2 का क्या मतलब है, डिसॉल्व्ड किसमें, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन बाउंड टू हीमोग्लोबिन के साथ कुछ CO2 HbCO2 के फॉर्म में बाइंड होती है, तो कुछ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गई। ऑक्सीजन का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, HbO2 की फॉर्म में होता है, जबकि CO2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कैसे है, HCO3- की फॉर्म में होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वी हैव रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज क्या जानते हैं हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में क्या जानते हैं? सिंपल है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी कर लोगे। सबसे पहले जो सबसे सिंपल है दैट इज टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल आप एयर ले रहे हो, ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हो, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। अब आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन जैसे ही करना शुरू करा, दैट बिकम योर, नॉर्मली एयर लिया उसके बाद आपने फोर्सफुली इनहेल किया, दैट बिकम योर कौन सा वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, वेरी नाइस। और ऐसे ही जब आप फोर्सफुली एक्सेल करने लग रहे हो कि आपने नॉर्मल ब्रीथ किया और आपने फोर्सफुली एक्सेल किया, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, आपने नॉर्मल इनहेल, आपने फोर्सफुली इनहेल किया और उसके बाद आप एक्सेल कर रहे हो, वो क्या है, मतलब आपने इनहेल कर लिया टीवी प्लस IRV, दिस इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आपने टीवी इनहेल कर लिया, IRV इनहेल कर लिया, और आपके अंदर क्या है उसके बाद, RV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बन गया ये, हाँ जी, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और अगर मैं इसमें RV और ऐड कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग। ठीक है, क्लियर है? So these are the some important topics in this chapter. Let's move towards the next chapter, that is your plant growth and hormones वाला जो चैप्टर है उसको डील कर लेते हैं। पहले ये बताओ कि यहाँ तक जो बताया है उसमें कोई डाउट है तो पूछो, और इन चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। मैम एक बार वो पीएच pH वाला वाला दोबारा explain एक्सप्लेन कर करना। बेसिकली क्या है कि आपका ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहाँ पे आया, बॉडी में आया। ठीक है, अब बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, अब बॉडी में बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन कैसे जाएगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, मतलब वो दोनों अलग अलग होंगे और ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाएगी। सेल के अंदर ऑक्सीजन चली गई और सेल के बाहर क्या, सेल से बाहर क्या आई, CO2। अब CO2 जो सेल से बाहर आई है वो कहाँ जाएगी, कुछ CO2 तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, कुछ CO2 जाके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, और कुछ CO2 जो है वो कार्बोनेट आयन के साथ जुड़ जाएगी। तो कार्बोनेट आयन कैसी फॉर्म में प्रेजेंट, जो HCO3 उन्होंने बना लिया, अब HCO3 कैसी फॉर्म में प्रेजेंट है, H+ और CO3-।
तो यानी कि H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कब? जब CO2 एंटर कर रही है ब्लड वेसल्स में। तो जहां जहां CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वहां वहां HCO3 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वहां वहां एसिडिक, HCO3 एक एसिड ही तो है ना, बाइकार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, H2CO3 ये क्या है? एक एसिड है, वीक एसिड है। तो ये क्या रिलीज करेगा? H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कब? जब हमारी CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई। तो हमने क्या बोला कि हायर CO2 कंसेंट्रेशन लेड्स टू अ लोअर pH। समझ में आया? ठीक है, ओके मैम। सो नेक्स्ट स्टेप। और किसी को कोई डाउट है? नहीं? चले आगे। अब इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ सिंपल चैप्टर है, मतलब बेसिक, इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं है, लर्निंग बेस्ड है। एक तो आपको क्या लर्न होना चाहिए? एक तो आपको लर्न होने चाहिए हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शन। सिंपल सिंपल, जैसे ऑक्सीन है, ठीक है? ऑक्सीन क्या कर रहा है? ऑक्सीन और साइटोकाइनिन में डिफरेंस आना बहुत मतलब मशहूर क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन दीज टू हॉर्मोन्स। क्या डिफरेंस लिखोगे? सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा डिफरेंस क्या है इन दोनों हॉर्मोन्स में? वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ, मैम एपिकल की ग्रोथ को करता है ये बिल्कुल है क्या? एपेक्स, और ये लेटरल, लेटरल ग्रोथ। जो झाड़ियां होती हैं, बुशेस होती हैं, उनके लेटरल ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑक्सीन क्या करता है? एपिकल ग्रोथ करवाता है। ऑक्सीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिनन ऑफ, जो टुवर्ड्स द लाइट मूवमेंट है स्टेम का, मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट, वो किस वजह से है? इट इज ड्यू टू ऑक्सीन। एक्सपेरिमेंट याद है ये वाला? ये सन की तरफ मूवमेंट जो है, इस तरीके से लीफ का जो मूवमेंट है सन की तरफ, वो क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन जो हार्मोन है दैट शिफ्ट टुवर्ड्स द शेडर पार्ट ऑफ द लीफ। ये लेट्स सपोज ये एक प्लांट है और ये लीफ है और इस तरफ सन है, तो लीफ बैंड होती है टुवर्ड्स द सन। क्यों बैंड हुई वो टुवर्ड्स द सन? क्योंकि उस लीफ में जो ऑक्सीजन था ना, वो किस तरफ चला गया? जिस तरफ सूरज नहीं है। अगर इस तरफ लाइट है तो ऑक्सीजन कहाँ शिफ्ट हो गया? इस तरफ शिफ्ट हो गया, टुवर्ड्स द शेडर पार्ट। शेडिंग पार्ट पे ऑक्सीजन शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ड्यू टू इट्स वेट, क्योंकि सारा हार्मोन इस तरफ है, तो अपने आप ही लीफ झुकेगी टुवर्ड्स द लाइट। तो कोई आपसे पूछ ले कि एक लीफ या एक स्टेम का कोई पार्ट जो लाइट की तरफ झुका हुआ है, उसमें ऑक्सीजन कहाँ है? टुवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट? उस पार्ट में लाइट की तरफ वाले पार्ट में है कि लाइट से दूर वाले पार्ट में है? तो क्या बोलोगे? जो शेडर रीजन है, शेडर रीजन ऑफ द पार्ट हैव द ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यस, अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, उसके बाद हार्मोन जिबरलिन। जिबरलिन अगेन इंपॉर्टेंट। जिबरलिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे इस पे वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दे कोई कि एक ग्रोइंग सीजन नहीं है किसी पर्टिकुलर फ्रूट का, स्टिल जो फ्रूट है वो बहुत फ्रेश है, बहुत राइपन्ड है। वाई? किसकी वजह से? जिबरलिन की वजह से। तो जिबरलिन का मार्केट में कमर्शियल लेवल पे क्या यूज है? जिबरलिन का क्या यूज है? आर्टिफिशियली हाँ बिल्कुल, राइप कमर्शियल लेवल पे यूज होता है इसका, इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, इसको यहां से कंफ्यूज मत करना। राइपन्ड फ्रूट जो हार्मोन रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज्ड इन राइपन्ड फ्रूट्स, वो कौन सा हार्मोन है? वो कौन सा हार्मोन है? C2H2।
इथाइलिन पढ़ते हैं हम, ठीक है, राइपन फ्रूट्स में होता है। एंड वन हार्मोन लेफ्ट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड वो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वैसे बहुत सारे फंक्शन है, मैं की जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है उनकी बात कर रही हूँ, एक एक नंबर का सवाल आ सकता है हार्मोन के ऊपर से। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स, जो लीव्स मैच्योर हो गई, यानी कि मैच्योर लीव्स कौन सी फेज में चली गई, सेनिसेंट। सेनिसेंट समझते हैं, बुढ़ापा आ जाना, दैट कॉल्ड सेनिसेंस। तो एक पत्ती में एक जो लीफ है वो बहुत मैच्योर हो चुकी है, सेनिसेंस फेज में आ चुकी है, उसका गिर जाना, उसका फॉल ऑफ, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एब्सिसिक एसिड। एसिड, ठीक है। तो इस तरह वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, वो देख लेना एक बार थोड़ा सा। बाकी हर हार्मोन के 2 से 3 या 4 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, सिंपल सिंपल। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिख लो फंक्शंस ऑफ हार्मोन। वन लाइनर क्वेश्चन जो की फंक्शन है वो मैंने बता दिया, 2-3 फंक्शन और है हर हार्मोन के, वो आप एनसीईआरटी में एक बार देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस वन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में, क्या डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में, क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, कोई बताएगा, एनीवन? हैंड रेज करो अगर किसी को बताने की इच्छा है तो। थक गए क्या बच्चों, बोर हो गए, कैमरे ऑन करवा लूं, सो गया क्या कोई उधर दूर बैठा यहां से बहुत, दिल्ली में एक बच्चा, आज उसका पेपर भी था और उसके बाद उसकी क्लास। बच्चे का कसूर नहीं है मैम, बच्चा थकना ही था, बच्चा सोने की हालात में है। कितने बच्चों को नींद आ रही है? 9 मन जग रहे हैं। Yes, ma'am. सब लग रहे हैं? तुम्हारी आवाज नहीं आती, तुम्हें तो ये नहीं कि तुम सब सो गए हो ना। कैमरा ऑन करें। भाई नींद नहीं सुना देना, कोई बात नहीं, चुटकुले सुना देंगे। कैमरा ऑन करवा ले, चलो कैमरा ऑन कर लो, टर्न ऑन योर कैमरा ऑफ यू। तो मैम अभी ये मत सोचना, अच्छा बच्चे कह रहे हैं मैम कैमरा ऑन करवाओगे मैम, है ना, कैमरा ऑन करने में बच्चे चलो ठीक है, क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है ना, क्लास के एंड में। मैच्योर में मैच्योरेशन में डिफरेंशियल, हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ पारुल बता रही है, कुछ कुछ पारुल बता रही है, परमानेंट सेल से मेरिस्टेमेटिक में चेंज होना, रीडिफरेंशिएशन। ओके, और कोई अपने ज्ञान की दिव्य ज्योति से क्लास को जगमग करना चाहे तो कर सकता है, पूरी खुली इजाजत है उसको। हाँ जी, अनीता पारुल के अलावा कोई और बच्चा जो कह रहा हो कि ज्ञान मैम इतना भर गया हमारे अंदर, वो कह रहा है कि बस वो ज्ञान उमड़ के आ रहा है क्लास में निकलने के लिए। परमानेंट में चेंज होना, डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जानते हैं सब? हाँ भाई जानते हैं, क्या होता है? दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? Yes, ma'am. अब अगर मैं आपसे बोलूं जाइलम एक टिश्यू है भाई, तो क्या आप इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलोगे? नहीं बोलोगे? बायोकेमिकल चेंज मेरिस्टेमेटिक डी डिफरेंट मीन, चलो मेरी सुन लो, ठीक है, मैंने पढ़ लिया, तुम्हारा इधर उधर का थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा सही नहीं है। जाइलम को तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कोई बोलेगा क्या? बोल सकते हैं क्या जाइलम को कि जाइलम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? मैंने बोल दिया। हमने कितने सारे टिश्यू पढ़े हैं, अभी एनाटॉमी वाला चैप्टर रिवाइज करके आए ना अभी। अरे मेघा बच्चे लेट आ रहे हो, क्या बात होगी? मैम वो एक्चुअली मेरे पास फोन नहीं था और फिर मुझे पता भी नहीं चला, अभी फोन मिला तो अभी मैंने देखा मैम, सॉरी मैम। चलो कोई बात नहीं, 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए हमने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे। ये कुछ बच्चे आगे निकल के कह रहे हैं अरे वाह हम जीत गए,
मेघा से 4 नंबर ज्यादा हमने कमा लिए। पर मेघा कोई बात नहीं, डरो मत, इसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे बिटली लिंक पे, ठीक है। मैम फिर भी उनसे आगे हो जाऊंगी। करते हो क्या कंपटीशन आप लोग भी एक दूसरे से? हाँ जी, बताओ भाई, जाइलम को बोल दूं क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? नो मैम। सर्वेश कह रहे मैम ऐसा पाप करना मत, आप बिल्कुल मत बोल देना, बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर्वेश, है ना। जाइलम को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों नहीं बोल सकते भाई? जाइलम का तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ऐसे टिश्यूज जिनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता, जैसे कि स्टेम की एपेक्स में यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, वो डिवाइड कर सकती हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड करके बड बनाती हैं, बड से फिर धीरे धीरे फ्लावर बनता है, ठीक है। तो वो टिश्यू कैसा है? वहां जो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स वहां पे जो टिश्यू हम बोल रहे हैं, बेसिकली एक सेल को तो मेरिस्टेमेटिक नहीं बोलेंगे, एक सेल भी मेरिस्टेमेटिक है लेकिन टिश्यू बोल रहे हैं तो मैं ग्रुप ऑफ सेल वर्ड यूज कर रही हूँ। तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब एक पौधा जन्म लेता है तो उस वक्त तो उसमें सारे टिश्यू ही मेरिस्टेमेटिक हैं, ठीक है। अभी उसकी रूट फॉर्मेशन नहीं हुई, अभी उसकी शूट फॉर्मेशन नहीं हुई, अभी कुछ उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। डिफरेंशिएशन मतलब काम बांट देना। मान लो तुम्हारी क्लास में मैं बांट दूं काम कि ये वाला काम मेघा करेगी, ये वाला काम जो है वो पारुल करेगी, ये वाला काम सर्वेश करेंगे, ये काम अंजलि करेंगी, ऐसे बांट दिया मैंने काम, मतलब मैंने क्लास को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही प्लांट में होता है कि पहले टिश्यू क्या है, हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड, उसका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है, लेकिन जब ये टिश्यू डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करके कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बनाई, और ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स इसने डिवाइड किया और कई सारी सेल्स बनाई। अब जो सेल्स बन गई वो सेल्स जो है दो भागों में बढ़ गई। लेट सपोज एक सेल जो है वो ब्लू कलर की हो गई और एक सेल जो है वो येलो कलर की हो गई, मतलब ये कुछ और काम कर रही है, ये प्लांट में कुछ और काम कर रही है। तो इसे हमने क्या बोला? इसे हमने बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हो गया। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होता है तो जो टिश्यू बनता है उसको क्या बोलते हैं? जैसा पारुल बोल रही थी, परमानेंट टिश्यू। तो ये जितने भी टिश्यू तुम अनाटमी वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू, चाहे तुमने सिंपल टिश्यू पढ़े या कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े, और सारे ही टिश्यू कैसे थे? परमानेंट टिश्यू थे, क्योंकि उन सबका अपना अपना एक काम था। क्लेरेन्काइमा थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है, कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो काम फिक्स हो गया, ठीक है। दिस इज डिफरेंशिएशन। फिर ये डी डिफरेंशिएशन क्या है भाई? डी मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन। डी माने बायो में डी क्या होता है? हाँ जी, सर्वेश कह रहे हैं अरे यार बता दो, कोई तो बताओ, क्योंकि सर्वेश को तो पता है। डिहाइड्रेशन तो मतलब एफिशिएंट, जिसकी कमी हो। क्या 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 बोल गए आप बच्चे? डिहाइड्रेशन मींस मतलब जिसका कमी हो, जैसे कि वाटर की कमी हो जाती है। हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन वर्ड वाटर के लिए यूज हो गया, और Yes, डी sir. माने मतलब कमी बोला आपने। यस। हाँ, तो डी माने बेसिकली आप रिमूवल बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में बोलो तो रिमूवल बोल सकते हो, माइनस किसी चीज को, डी माने रिमूवल। तो डी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का रिमूवल कर दिया मैंने। अब डिफरेंशिएशन का रिमूवल कर दिया, एक क्रूड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूं, यानी कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन, जब सेल डिफरेंशिएट हुई थी तो उसने एक परमानेंट फंक्शन एक्वायर किया था, अब अपन ने उसको रिमूव कर दिया, यानी कि वो सेल वापस से कैसी हो गई? मेरिस्टेमेटिक हो गई, अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन को उसने लूज कर दिया, ठीक है। यानी कि उसने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन को लूज कर दिया, अब उसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की। कोई उदाहरण दो पौधों में डी डिफरेंशिएशन का, एनी लाइव एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन आ सकता है। एग्जांपल्स ऑफ डी डिफरेंशिएशन, रटना थोड़ी ना है। डी डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स, बताओ कहां होता है प्लांट्स में डी डिफरेंशिएशन? देखा है कभी होते हुए? ऐसा कभी होता है क्या परमानेंट से? वेरी नाइस, अनीता बता रही है कुछ, और कोई? अनीता ने कोर्क कैम्बियम का नाम लिया है, और कोई कुछ बताना चाहेगा? अपने ज्ञान की दिव्य ज्योति से क्लास को कोई जगमग करना चाहेगा? मेरिस्टेमेटिक नहीं मेघा, मेरिस्टेमेटिक तो टिश्यू है जो ऑलरेडी कैपेसिटी रखता है डिवाइड करने की।
यहाँ बात हो रही है कि एक टिश्यू जिसके पास कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने की, उसने डी डिफरेंशिएशन किया और उसके पास कैपेसिटी आ गई डिवाइड करने की, कैपेसिटी आ गई है डिवाइड करने की, यहाँ पे कैपेसिटी नहीं थी डिवाइड करने की। वेरी नाइस। अगेन अनीता ने लिखा है वस्कुलर कैम्बियम। भाई सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हो अनाटमी में, देखो एक साथ 2 चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, कितना अच्छा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ अनाटमी का। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के मत जाना, पढ़ के जाना, पहले ही बता रही हूँ, क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? ये जो आपकी कैम्बियम होती है यहाँ पे, ये कैम्बियम डिवाइड करती है बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, तभी तो विड्थ बढ़ती है ना प्लांट की। तने की विड्थ कैसे बढ़ती है? वो कैम्बियम होती है जो वो डिवाइड करती है, बाहर की तरफ भी सेल बनाती है, अंदर की तरफ भी सेल बनाती है। अब वो कैम्बियम कैसे बनी? है तो वो एक परमानेंट टिश्यू ही, एक परमानेंट टिश्यू ही तो था। कोर्क में अगर तुम देखोगे जो छाल होती है वो परमानेंट टिश्यू है, इतनी सख्त छाल है वो, उसमें कहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो जनरली सॉफ्टर पार्ट्स में मिलते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। तो कोर्क अगेन एक परमानेंट टिश्यू है, जाइलम परमानेंट टिश्यू है, फ्लोएम परमानेंट टिश्यू है। फिर डिवाइड कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उस टिश्यू की कुछ सेल्स, हाँ उस टिश्यू की कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएट हो गई और उनको कैपेसिटी मिल गई डिवाइड करने की, तब वो डिवाइड कर पा रही है और इस तरह की ग्रोथ होगी। जब जब डिवीजन होगा तब तब ग्रोथ होगी, ये तो पता ही, हम अभी पिछले हमने सेल डिवीजन पढ़ा है, रिवाइज किया। जब जब डिवीजन होगा तब तब ग्रोथ होगी। तो जब सेल डिवाइड कर रही हैं तो डी डिफरेंशिएशन के बाद जो ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ। भाई चल आगे चलते हैं क्योंकि काम भी रह रहा है काफी, फटाफट से बता दो बस लास्ट जल्दी सी, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? फिर रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? री माने क्या होता है? मैम वो दोबारा से डिफरेंशिएशन वाला सेल। वेरी नाइस मैम दोबारा से डिफरेंशिएट, मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, नहीं मेरिस्टेमेटिक नहीं, परमानेंट टिश्यू में बदल जाना। दोबारा से डी डिफरेंशिएशन के बाद जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस प्लांट में क्या है? वर्नलाइजेशन। मैम वर्नलाइजेशन शायद से डिलीटेड है, ये फोटो पीरियड वगैरह डिलीटेड है, तो उसके आगे का फीड में भी। अच्छा फोटो पीरियड ऑफ वर्नलाइजेशन, अच्छा ठीक है हाँ आप लोगों में डिलीटेड है तो अभी तो नहीं करेंगे, फिर अभी जितना स्कूल में आ रहा है उतना ही करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या पढ़ के जाना है? जो सबसे मेन बातें हैं, एक तो जो वन लाइनर्स मैंने बताया यहाँ पे, ये वन लाइनर्स एक एक हार्मोन के लिए जो की बता दीजिए। सारे बता दूं दोबारा? नहीं मैम स्टार्टिंग वाले, क्योंकि मेरे पास वॉइस ब्रेक हो चुकी है। और किसी का कोई डाउट है? चलो फिर बताते हैं ये तो, पहले और डाउट पूछ लो कोई, थोड़ा ये तो क्योंकि लंबा हो जाएगा, दोबारा से मैं सारा बताऊंगी तो अभी बताते हैं बच्चे, पहले कोई और डाउट है तो पूछो। मैम एक जो फॉर्मूला था रिलेटिव ग्रोथ वाला, वो वाला भी एक बार बता दो। कौन सा ग्रोथ वाला बच्चे? मैम रिलेटिव ग्रोथ का, ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल साइज वाला। रिलेटिव ग्रोथ, हाँ ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ क्या है बच्चे? रिलेटिव ग्रोथ ये है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कितना ग्रो करा है सरफेस एरिया वाइज कोई भी टिश्यू, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ। जो आपका जैसे कि उसमें दिखा रखा है, डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में कि एक लीफ है, लेट सपोज ये यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लीफ है, ये ग्रो कर गई। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितना सरफेस एरिया ग्रो किया, ये रिलेटिव ग्रोथ है उसकी। ठीक है ना, ग्रोथ में आप कंप्लीट इंक्रीज ऑफ साइज काउंट नहीं करोगे, वी डू नॉट काउंट कंप्लीट इंक्रीज ऑफ साइज। कंप्लीट इंक्रीज ऑफ साइज, what we count is increase in surface area
per unit of time relative to the earlier size of tissue या फिर लीफ या फिर जो भी वो पार्ट है जो ग्रो कर रहा है। बात समझ में आई? पूरा ग्रोथ नहीं काउंट कर रहे। रिलेटिव ग्रोथ मतलब क्या है? ये एक लीफ थी, इसका साइज इतना था, ठीक है, अभी बड़ी हो गई तो इसका साइज इतना हो गया। तो लेकिन आपको साइज जब आप काउंट कर रहे हो, इंक्रीज इन साइज जब आप काउंट कर रहे हो, तो आपको काउंट क्या करना है? आपको काउंट सिर्फ वो पार्ट करना है जो इंक्रीज किया है पर यूनिट ऑफ सरफेस एरिया आपको काउंट करना है, कंप्लीट साइज काउंट नहीं करना। ठीक है? किसने पूछा था? यस मैम। ठीक है, और कोई किसी का डाउट है कि अब मैं वन लाइनर्स बता दूं एक बार? चलो, तो वन लाइनर में क्या है, बेसिकली आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको पहचानना है कि ये कौन से हार्मोन की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में एक तो डिफरेंस बहुत पॉपुलर है, दोनों में डिफरेंस पढ़ के जाना कि ऑक्सिन क्या करवा रहा है। ऑक्सिन करवा रहा है एपिकल ग्रोथ, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम ऑक्सिन का, ऑक्सिन जो है वो कहाँ, ऑक्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो फोटोटैक्टिक मूवमेंट है किसी भी प्लांट के पार्ट का। व्हाट डज इट मीन? कि अगर ये एक प्लांट है लेट्स सपोज, और ये इसकी एक लीफ है और इस तरफ सन है, तो ये बैंड होगा किस तरफ? लाइट की तरफ। ये स्टेम किस तरफ बैंड होगा? लाइट की तरफ। तो आपसे पूछ ले कि ऐसा क्यों हो रहा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट? क्योंकि प्लांट के एपिकल वाले पार्ट में क्या है? क्या लिखोगे आंसर में? क्या लिखोगे? प्लांट के एपिकल वाले पार्ट में क्या है? वेरी नाइस शिवानी, ऑक्सिन है। अब ऑक्सिन एपिकल वाले पार्ट में है, तो इससे ये बात कैसे सिद्ध होती है कि ये बैंड हो जाएगा? ये बैंड क्यों हो रहा है? तो ऑक्सीजन अट्रैक्ट्स सनलाइट, शेडर पार्ट में चला जाएगा ऑक्सीजन। वेरी नाइस सर्वेश। शिवानी आपने सुना नहीं? मतलब इसका मतलब क्लास में भी मैंने स्टार्टिंग बताया था, बिल्कुल सही सर्वेश ने जवाब दिया। ऑक्सिजन कहाँ चला जाएगा? शेडर पार्ट में। इस तरफ लाइट है ना, ये इस तरफ बैंड हो रहा है। क्वेश्चन आ गया क्यों बैंड हो रहा है, आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने क्यों बैंड हो रहा है, तो आप लिखोगे ऑक्सिजन इज प्रेजेंट इन द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन आंसर ये हाफ है, तो नंबर भी हाफ ही मिलेंगे। इतना अधूरा आंसर है ये अगर आप सिर्फ लिखे आते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिजन इन एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कंप्लीट तब होगा जब आप लिखोगे कि ऑक्सिजन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शेडर रीजन ऑफ द प्लांट या शेडर रीजन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के उस हिस्से में जो शेडिंग, जिस तरफ लाइट नहीं है, उस तरफ ऑक्सिजन शिफ्ट हो जाएगा। तो सारा ऑक्सिजन इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो अपने आप ही झुका। मैं यहाँ पे 2 किलो का भार रख दूंगी तो मेरा हाथ अपने आप ही नीचे झुक जाएगा ना। यहाँ पे वेट पुट कर दिया कुछ, तो अपने आप ही नीचे झुकेगा ना। तो शेडर पार्ट में ऑक्सिजन शिफ्ट हो गया, तो अपने आप ही वो ड्यू टू वेट बैंड करेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो लेटरल ग्रोथ होती है, बुशेस नहीं लगाते हैं, झाड़ियां, जो लेटरल ग्रोथ, जो आप कभी आपने देखी है दैट कॉल्ड, जो फैंसी प्लांट होते हैं जिनका जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा होता है, हाइट ज्यादा नहीं होता, क्या करते हैं उसमें? वो गार्डनर क्या करता है? वो गार्डनर उनके एपेक्स को काट देता है, बिकॉज एपेक्स में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट? एपिकल ग्रोथ। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है ना, देखा है ना, माली को ऐसे चक 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 काटते हुए झाड़ियों को लेंथ को बढ़ाता है। क्यों करते हैं वैसा? मैम ये प्लांट्स में भी करते हैं असम में। मैम ये टी प्लांट्स में भी करते हैं असम में। हाँ, तो जिन प्लांट्स की विड्थ चाहिए कुल मिला के उन प्लांट्स में ऐसा करते हैं। मैं पूछ रही हूँ क्यों करते हैं? माली करता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्यों करते हैं। ज्यादा चौड़ाई ना बढ़े हो ग्रोथ। हाँ शिवानी, दोबारा बोला, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रही हूँ शायद से, क्योंकि ताकि वो विड्थ में ना बढ़े हो, हाइट में बड़े हो जाए। अरे बाप रे। मैम हाँ शर्वेश बोलो। अच्छे से बोलो भाई, तुमने खाना वाना नहीं खाया क्या? मैम जिससे कि विड्थ की ग्रोथ, मैम वो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ ना हो। हॉरिजॉन्टली
हॉरिजेंटली ग्रोथ, अंजलि ने कुछ हॉरिजेंटली वर्ड ग्रोथ यूज किया है। विड्थ बढ़े ना कि एपिकल ग्रोथ, बिल्कुल सही पारुल, अंजलि ने भी कुछ कुछ ठीक आंसर दिया। सर्वेश का मेरे को सुना नहीं, और शिवानी आपने बच्चे सही नहीं बोला। वो एपेक्स को काट रहे हैं ना, तो एपेक्स को काट रहे हैं, दैट मींस वो एपिकल ग्रोथ को क्या कर रहे हैं बच्चे, एपिकल ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल ग्रोथ ना। एपिकल ग्रोथ समझते हो ना, लंबाई बढ़ना, तो एपिकल ग्रोथ को रोक रहे हैं एपेक्स को काट के, क्योंकि एपेक्स में ऑक्सिन है, ताकि साइटोकाइनिन जो है वो अपना प्रभाव दिखा सके और प्लांट लंबाई की जगह चौड़ाई में बढ़े। यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लेट्स सपोज अगर फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, कई बार वन वर्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपसे पूछ ले कि रिलेशन बिटवीन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, तो कैसा रिलेशन बोलोगे आप, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में कैसा रिलेशन है, विरोधी रिलेशन है, एंटागोनिस्टिक। ऑक्सिन क्या करता है, सप्रेस करता है किसको, द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है ना। तो ये दोनों भाई हैं जो कट्टर दुश्मन है, कि एक को क्रिकेट पसंद है और दूसरे को कभी खुशी कभी गम, ठीक है। तो कभी खुशी कभी गम तो तभी चल पाएगी जब ऑक्सिन को हम हटाएंगे। क्रिकेट वाले बच्चे को कहेंगे कि तुम कहीं बाहर जाओ, उसको किसी तरीके से बाहर भेजेंगे, जब ही दूसरा वाला बच्चा अपने पसंद का चैनल चला पाएगा, वरना कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऑक्सिन बड़ा भाई मान लो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, वैसे छोटे भाई की चलती है, तो मे बी एग्जाम्पल मे नॉट बी सूट। चलो नेक्स्ट हार्मोन इज जिबरलिन। जिबरलिन का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वन लाइनर में जो यूज हो सकता है क्या है, बाकी के बच्चे बताएंगे। मैम जनरेट करता है, ये सीड को जनरेट करने में हेल्प करता है, जर्मिनेशन मैम, जर्मिनेशन। बिल्कुल, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, बहुत अच्छा पॉइंट। एक और बताओ। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कब, कौन से राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, मतलब कब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सीजनल, नॉन सीजनल, नॉन सीजनल, नॉन सीजनल, मैम नॉन कॉमर्स सीजनल। लेवल पे इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है ना। नॉन सीजनल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स अगर आपको कराना है तो जिबरलिन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड के लिए क्या लिखोगे कि सैनिसेंस अगर आ जाए प्लांट में, बुढ़ापा प्लांट के अगर किसी पार्ट में आ जाए, लीफ मैच्योर हो जाए, तो उसके फॉल ऑफ के लिए एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शंस और भी बहुत सारे हैं, डोरमेंसी है, 4 फंक्शन, 3 फंक्शन, हर एक के याद होने चाहिए। हाँ, इथाइलिन इज एंटागोनिस्टिक टू एब्सिसिक एसिड, बिल्कुल सही है, ठीक है। 3-4 फंक्शन सबके याद होने चाहिए, पर मोटा मोटी अगर वन लाइनर आ जाए, हार्मोन पहचानना आ जाए, तो एक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पता होना चाहिए कि इथाइलिन के लिए जैसे राइपेंड फ्रूट वाला फंक्शन सबसे फेमस है, एब्सिसिक एसिड के लिए सैनिसेंस वाला फंक्शन सबसे फेमस है, ऑक्सिन के लिए एपिकल ग्रोथ का, और साइटोकाइनिन के लिए लेटरल ग्रोथ का फंक्शन बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये फेमस फंक्शन तो याद होने ही चाहिए। इसके अलावा 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हार्मोन के 4 से 5 फंक्शंस हर एक हार्मोन की याद होनी चाहिए। आपने इससे पहले एक वो कराया था क्वेश्चन, जब मैंने आपको ना इधर मैसेज भी करा था, तो आपने देखा नहीं शायद, तो उसमें ये आपने क्वेश्चन बोला था, तो मेरी क्लास लीव हो गई थी 2 सेकंड के लिए, एक बार वो बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन बच्चे, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाले में? मैम आपने बोला था कि मान लो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, फिर आपने बीच में लाइन खींच के उसका करके दिखाया था। पहाड़ वाला, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पहाड़ वाला ही होगा, क्योंकि मैंने पहाड़ वर्ड तो आपके मुंह से सुना ही नहीं, तो वही वाला होगा। वैसे मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। इट वाज रिगार्डिंग द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ना। कई बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें आपको पहले जैसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे वो कि डिफाइन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व, वो इनडायरेक्ट पूछेंगे कि एक पर्सन है, वो लैंड पे रहता था, अब वो हिली एरियाज में रहता है, शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द हिली जोन्स, ठीक है ना। या फिर कोई पर्सन है जो माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, तो ही फेसेस व्हाट, ही फेसेस डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। या फिर डायरेक्टली पूछ लिया कि व्हाट विल, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन इट्स ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिशिएंसी। तो उसमें आपको बताना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा
और उस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करना है। तो प्रभाव ये पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन एफिनिटी है फॉर द हीमोग्लोबिन वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ है। अगर कुछ PO2 पार्शियल प्रेशर, कोई एक्स अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर पे अगर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा था लैंड पे, तो वही हीमोग्लोबिन वही हिली एरियाज में कुछ X+Y अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा। तो यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा 50% हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए, और उस वैल्यू को P50 बोलते हैं। पढ़ा है P50 क्या हो जाएगा? यस मैम। एरियाज में जाएंगे तो P50 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डन है? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम बच्चे। बाकी मेरा थैंक यू, आप लोगों का थैंक यू तब मेरे लिए एक्सेप्टेड होगा जब बायो में नंबर अच्छे आएंगे अवंती वालों के, ठीक है ना? तो जिसका बायो का पेपर धांसू जाए मुझे जरूर बताना, ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। जो इतने दिन से मुझे टेंशन हो रही है कि भाई स्कूल से अलावा जब अवंती में आके पढ़े हैं, मेहनत हमने जब ज्यादा करी है पूरे साल, एक्स्ट्रा जब हमने पढ़ा है, तो रिजल्ट मिलना चाहिए हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा भाई, ठीक है? तो जो जो पॉइंट्स मैंने बताया वो जरूर ध्यान रखो। देखो टीचर अगर स्कूल वाले आपको डरा रहे हैं कि हम तुम्हें पास नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम अपने आप में ज्यादा ही एटीट्यूड में आ रहे हो अवंती में पढ़ के, तो तुम एक स्माइल प्यारी सी देके और अपने आंसर से जवाब देके आओ। आंसर कैसे? आंसर में स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और एक और बात, स्ट्रक्चरिंग के चक्कर में ऐसा मत करिए ना कि तुम्हारा पेपर छूट जाए। 2 नंबर का सवाल है तो उसमें 2 नंबर का ही लिख के आना है। साइंस में एक, देखो ये मैं एक शीट पे लिख देती हूँ, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, क्योंकि ऐसा ही है, भूल जाओ तुम फिर कहीं बाद में फॉर एग्जाम। मैम आपने जो अपनी लास्ट क्लास में टिप्स दी थी वो भी दे देना सारी। हाँ ये क्योंकि वो लिख रही हूँ ना बच्चे, मैं देखो बिना बोले ही लिख रही हूँ। गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चलती भाई? गूगल ड्राइव पे तो चलती है रिकॉर्डिंग बच्चा। चलो मैं देखती हूँ। मैम नहीं चलती। ओहो, मैम चल रही थी एकदम स्मूथ। देखो यस मैम। बताओ फिर, तो गड़बड़ आप लोगों के फोन में है बच्चा। ये देखो मेगा कह रही है, सारा कह रही है चल रही है, स्मूथ चल रही है। पहले चलो पॉइंट्स देखो। एक तो ये कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। स्ट्रक्चर पूछा है, तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आता लेकिन फंक्शन आते हैं, राइट देम डाउन। पॉइंट नंबर 2, लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, समझ गए ना? प्रायोरिटी सिनेरियो नहीं है ये। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर, स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स मैटर। सारे क्वेश्चंस में कंक्लूजन नहीं बनेगा, लेकिन इफ एनी हाउ you have any conclusion in mind, put it down, लिख के आओ उसे। पॉइंट नंबर 4, साइंस का पेपर है, आर्ट्स का पेपर नहीं है। आंसर शुड बी टू द पॉइंट। मान लो लेट्स सपोज 2 नंबर का सवाल आया है जिसमें आपसे पूछा है टाइप्स ऑफ WBC, और आपको याद आ गई आशी मैम की क्लास। ओ टाइप्स ऑफ WBC तो आशी मैम ने भी बताया था। चलो तो फिर पहले लिखते हैं WBC का इंट्रोडक्शन। WBC आर द सेल्स विच आर यूज्ड इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, इन द बॉडी। उसके बाद फिर मैम ने कहा था कि डायग्राम्स बनाने हैं और चार्ट्स की फॉर्म में लिखना है, टैबुलर फॉर्म्स में लिखना है। तो बहुत सुंदर सुंदर बना रहे हैं WBC 2 टाइप्स, और फिर उसको दिखा रहे हैं। ऐसा मत करना बालक। वो लिखा ही जाता है, चाहे हम कितना भी रोके खुद को, वो लिख ही जाता है। बच्चे मार्क्स देख लेना, जो सवाल तुम कर रहे हो वो कितने नंबरों का है। 2 नंबर का सवाल है, टाइप्स ऑफ WBC पूछिए, उसमें ज्यादा राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं तुम 2 नंबर के सवाल में पर्टिकुलर टेबल बनाया हो इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल की, और एक एक का डिफरेंस लिखे हो, ठीक है? ये तभी लिखना है जब क्वेश्चन में तुमसे कंपैरिजन पूछे, और एग्जामिनर पागल नहीं है, कंपैरिजन पूछेगा तो 3 नंबर का, 4 नंबर का या 5 नंबर का सवाल जरूर रखेगा, 2 नंबर का नहीं रखेगा। 2 नंबर का रखा है तो चुपचाप से टाइप ऑफ WBC, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट लिख के, और उसकी 2 जो भी 3 और 2 टाइप्स हैं वो बता के और आ जाना,
ऊपर एक लाइन WBC के लिए इंट्रो में डाल दो तो चलेगा, लेकिन हर एक WBC को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो नहीं चलेगा, पेपर छूट जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी। क्लियर है? आंसर शुड बी टू द पॉइंट और यूज पॉइंट्स इंस्टीड ऑफ पैरास wherever possible। जहां जहां संभव है वहां वहां पॉइंटर्स में आंसर लिखेंगे, पैरा में नहीं लिखेंगे। डायग्राम्स का यूज करेंगे, फ्लो चार्ट्स का यूज करेंगे। यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। बायो का बच्चा बिना डायग्राम बनाए, पूरी शीट में एक भी डायग्राम नहीं, एग्जामिनर की आंखें चकरा जाएंगी, अगर एग्जामिनर भी अच्छा बायोलॉजिस्ट हुआ तो बायो का पेपर है, डायग्राम्स आर मस्ट। ठीक, डन है? चले सोए, हम तो सोएंगे अब, मैम की तो ड्यूटी पूरी हो गई, लास्ट सुबह से लगी हुई है मैम। तुम पढ़ोगे, थोड़ी देर पढ़ लेना। मैम बस लास्ट। हाँ लास्ट क्या? मैम वो बता दो जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था और जो आप कहते समझ नहीं आ रहा, माइक मेरा काम कर रहा है। वो ये था कि जो हमारी सेकंड वो सॉरी फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर्स में है वो कि जो ओवा एक में बड़ा होता है एक में छोटा होता है, फिर हम उसे ओसोफेगस और कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं। ओसोफेगस गैमी होता है, गैमी होता है वो। हाँ मैम वही। आइसोगैमी, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी। हाँ जी, अंजलि बताएंगी, बताइए। मेघा बताएंगी, अंजलि बताएंगी, कोई भी बताएगा, बताइए बच्चे। वो उगैमी होता है शिवानी, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड उगैमी। कहाँ पढ़ते हैं हम, कौन से चैप्टर में पढ़ के आए हैं? नाम तो सुने सुने लग रहे हैं, प्लांट किंगडम में पढ़ा है, एल्गे के अंदर, है ना? बाय बाय, बाय बाय विजय। ठीक है, आइसोगैमी क्या होता है बेटा? जब दोनों गैमेट्स सिमिलर हैं, बाय मॉर्फोलॉजी भी और बाय फंक्शन भी। ठीक है, मोटाइल है तो दोनों मोटाइल है, नॉन मोटाइल है तो दोनों नॉन मोटाइल है, साइज भी दोनों का बिल्कुल डिट्टो सेम, वो होता है आइसोगैमी। अनाइसोगैमिक क्यों? जहाँ पे दोनों अलग अलग है, साइज से भी अलग है या फिर फंक्शन से अलग है, ईदर बाय साइज और बाय फंक्शन और बोथ। हो सकता है दोनों का साइज सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है। हो सकता है दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों मोटाइल है पर साइज अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है। हो सकता है दोनों चीजें अलग अलग हो, वो अनाइसोगैमी। उगैमी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। उगैमी में क्या है कि एक जो गैमेट है वो काफी बड़ा रहता है, दैट वी कॉल्ड अ फूड लेडन गैमेट, उसमें फूड भरा हुआ है, दैट वी कॉल्ड अ फूड लेडन गैमेट। तो एक गैमेट काफी बड़ा है, दैट इज कॉल्ड ओवा, जैसे कि जिसे एग बोलते हैं जनरली, जो नॉन मोटाइल होता है। और अदर गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है, साइज में स्मॉल होता है। तो उगैमी इज मोर स्पेसिफिक देन अनाइसोगैमी। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू मैम। मैम ये मोटाइल क्या होता है? मोटाइल बच्चे जो मूवमेंट कर सके, जिसके पास मोटाइल मतलब जिसके पास मूव करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और मूवमेंट करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जनरली? ईदर फ्लैजिला और सीलिया। ठीक है, तो सीलिया जो है वो कहाँ मिलती? सीलिया का मूवमेंट अलग है, फ्लैजिला का मूवमेंट अलग है। ये सेल वाले चैप्टर में आपको पढ़ के जाना है, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया आर यूज फॉर द डायरेक्शनल मूवमेंट। जैसे हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स में क्या लगा हुआ है? फ्लैजिला नहीं लगा हुआ, सीलिया लगा हुआ है। खाना जब आता है इंटेस्टाइन की सेल्स के पास तो ऐसे सीलिया चलते हैं, तो सारे सीलिया का मूवमेंट बहुत डायरेक्शनल है। ऐसा नहीं होता एक सीलिया इधर जा रहा है एक सीलिया इधर जा रहा है, नहीं, सारे सीलिया ऐसे ही चलेंगे तो फूड जो है वो ऐसे जाएगा। तो सीलिया का मूवमेंट इज वेरी डायरेक्शनल। फैलोपियन ट्यूब्स में भी है सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना, उनका मूवमेंट बहुत डायरेक्शनल है। जबकि फ्लैजेला जो है वो बेसिकली लोकोमोटरी मूवमेंट्स के लिए यूज होता है कि यहां से ऑर्गेनिज्म को यहां जाना है। दो तरीके के मूवमेंट है ना, एक मूवमेंट जिसमें पोजीशन चेंज हो, एक मूवमेंट जिसमें पोजीशन चेंज ना। क्लियर है? ओके मैम, डन। चले, क्लास कैसी लगी बता दो कमेंट करके, ठीक है? और फिर चलते हैं, फिर बढ़िया सा पेपर देख के आएंगे। कल मिलते हैं, 11 बजे है शायद क्लास कल, बाकी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, बाय 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 टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम बच्चा, वेलकम वेलकम वेलकम। बाय मैम, थैंक यू। बाय बेटा, बाय, वेलकम।
गुड नाइट।